ओके जी, अभी मैं जो हमारे ए ग्रेनुलोसाइट्स है ना, उनकी मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, बहुत थोड़ी सी बात बताऊंगा, बेसिक बात बताऊंगा, क्योंकि उसका एक पूरा चैप्टर है जो हमने आगे कवर करना है, स्पेशली लिम्फोसाइट्स पे। हाँ, जो उसका मोनोसाइट वाला पार्ट है, विच इज अनदर ए ग्रेनुलोसाइट, और जिसकी कोई बहुत ज्यादा बात नहीं होती, उसके बारे में थोड़ी सी बात जरूर करूंगा, लिम्फोसाइट्स की ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अगेन बच्चों मेरी तरफ फोकस करो, वो बैठ जाएंगे इंशाल्लाह, वो डिसेबल्ड नहीं है, चल सकते हैं, पहुंच जाएंगे। इधर देखो, मेरी तरफ देख लो। ए ग्रेनुलोसाइट्स की जो दो टाइप्स हैं, विच आर लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, वी हैव टू सिलेक्ट अ डिफरेंस अमंग देम एज वेल। हम उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? लाइक वी डिफरेंशिएटेड बिटवीन डिफरेंट ग्रेनुलोसाइट ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द न्यूक्लियस, and then when shape was similar by load, then the color of the nucleus. Similarly, if we are talking about lymphocyte and monocyte, एक तो इनमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ नंबर। lymphocyte are almost 25 to 30% of all the WBCs. कल सबसे ज्यादा नंबर किसका था? न्यूट्रोफिल्स का। तो अगर ओवरऑल काउंट करो अभी तक जो चारों हमने नंबर्स किए हैं, तो इट कम सेकंड इन द लिस्ट, द लिम्फोसाइट्स। अक्सर बुक में 30% लिखा होता है, लेकिन मैं आपको फिर यही कहूंगा कि जब आप सेल्स का नंबर करो तो हमेशा रेंज में करो। एक वैल्यू जरूर कर लो उसकी, लेकिन उसकी रेंजेस जरूर याद रखो, रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। और ये जो मोनोसाइट होते हैं ये भी कम होते हैं, अगेन 2 to 5%, बहुत ज्यादा नहीं होते ये एज कंपेयर टू लिम्फोसाइट। तो मुझे बताओ लीस्ट कौन है? बेसोफिल्स, दोज आर द लीस्ट। और मैक्सिमम कौन है? न्यूट्रोफिल्स। अब अगला इंपॉर्टेंट, एक तो चलो इनका नंबर हो गया। अब ये दो सेल्स, दो माइक्रोस्कोप के नीचे, ये दोनों सेल्स फोकस्ड हैं। एक तरफ फोकस्ड है आपका लिम्फोसाइट और एक तरफ फोकस्ड है आपका मोनोसाइट। और हमें अब डिफरेंशिएट करना है ये देख के कि यार ये कौन से वाला सेल है। तो याद रखिएगा, जो इसका न्यूक्लियस होता है ना, बल्कि मैं आपको बना के ही दिखा देता हूं, ज्यादा आसान हो जाएगा। ये सेल है लिम्फोसाइट का, लुक एट द न्यूक्लियस ऑफ लिम्फोसाइट, a huge large nucleus covering almost 70 to 80% of the lymphocyte cell. इतना ह्यूज न्यूक्लियस होता ब्लू कलर का ये। अब ज़ाहिर मेरे पास ब्लू नहीं है, मैं ब्लू ड्रॉ तो नहीं कर सकता, इसलिए लिख के दे रहा हूं। यहीं पे मैं मोनोसाइट ड्रॉ करता हूं इसको समझाने के लिए। साथ ही मोनोसाइट का न्यूक्लियस एक तो इतना लार्ज नहीं होता, और दूसरा इंटरेस्टिंग शेप होती है उसकी एक। kidney shaped. The nucleus of the monocyte is in which shape? Kidney shape. लेकिन interestingly, it is also a blue color. ये भी ब्लू कलर का होता है, जिसका मतलब है यहाँ पे कलर का डिफरेंस नहीं आ रहा है, यहाँ पे शेप का डिफरेंस आ रहा है। और एक और डिफरेंस है, अच्छा ये कलर इनका नेचुरल नहीं है, स्टेनिंग से आता है, ये मैं क्लियर कर दूं। जैसे कल भी हमने इयोसिनोफिल और बेसोफिल, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेसोफिल, वो स्टेनिंग के बाद है, ये भी स्टेनिंग के बाद आएगा। जो इसका सराउंडिंग साइटोप्लाज्म है वो बहुत ह्यूज डिफरेंस है दोनों में। The cytoplasm of the lymphocyte, it is generally pinkish in color. It takes the pink stain. And the cytoplasm of monocyte is also blue in color. ये बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। तो अब मुझे बताओ कि अगर दो सेल फोकस्ड हैं और मुझे एक सेल ऐसा नजर आ रहा है, एक तो जिसका न्यूक्लियस ह्यूज है और ब्लू कलर का है, और साथ ही उसका सराउंडिंग साइटोप्लाज्म जो है वो पिंक कलर का है, तो कौन सा सेल होगा? लिम्फोसाइट होगा। और इतना ह्यूज न्यूक्लियस तो ना न्यूट्रोफिल का है, ना बेसोफिल का है, ना इयोसिनोफिल का है। तो एक बहुत बड़ा, आपके जहन में कंफ्यूजन ना हो, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि आपके जहन में ये ना है कि सर हम फिर पहले ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट को कैसे फर्क करेंगे, वो तो वैसे ही लोब्ड है। तो वो जो लोब न्यूक्लियस अभी आप देखोगे, अभी आप एक्सपेरिमेंट करोगे अपनी लैब के अंदर, जिसको हम डीएलसी कहते हैं, डिफरेंशिएटेड ल्यूकोसाइट काउंट, उसके अंदर आपको अलग अलग माइक्रोस्कोप के नीचे सेल फोकस पहले करवाना सिखाए जाएंगे, फिर आप उनको आइडेंटिफाई करना सिखाया जाएगा। और ये आपके बिल्कुल आपके ब्लॉक का भी हिस्सा है और ये आपके प्रॉफ का भी हिस्सा है, कि जिसमें कोई एक ऐसी माइक्रोस्कोप पड़ी होगी, सिर्फ सेल फोकस्ड होगा, आपके पास 2 मिनट होंगे कि आपको जाना होगा और आपको देखना होगा, सिर्फ देख के बताना है कि यार कौन सा सेल फोकस्ड है। और अगर आपका यहाँ पे क्लियर है सारा कुछ,
तो इट विल टेक हार्डली 30 सेकंड्स या शायद 20 सेकंड ही लगेंगे, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं है तो वहां पे टोटल कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसलिए पहले इसका नॉलेज क्लियर करना जरूरी है, उसके बाद यू विल जंप इनटू द प्रैक्टिकल थिंग। सो ये दोनों डिफरेंसेस है इसके। अब इनके काम पे आते हैं। lymphocyte has two very important roles to play in human body, two very important roles to play. Of course, the foremost and the most important role, you already know about it, it helps the body in acquired immunity. It provides acquired immunity to the body, acquired immunity. So it means there is another immunity other than acquired, that is called as innate immunity, the immunity by birth. These cells are also present by birth, but these are not activated. इनकी बात कर रहा हूं लिम्फोसाइट की। आपके जहन में कंफ्यूजन ना आ जाए कि सर ये भी तो बाय बर्थ होते हैं, तो हम इनको इनेट इम्यूनिटी क्यों नहीं कहते? ये एक्टिव नहीं होते हैं, ये बस सर्कुलेट कर रहे होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं। दे मे बिकम एक्टिव व्हेनेवर दे आर एक्सपोज्ड टू अ पर्टिकुलर एंटीजन, तब ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज अगर आपकी बॉडी में, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, इफ नो एंटीजन एवर एंटर्स इन योर बॉडी, द एक्वायर्ड इम्यूनिटी विल नेवर बी एक्टिवेटेड एवर। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली ज़ाहिर पॉसिबल नहीं है। वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ द एंटीजन, और वो एंटीजन हमारे अंदर हमारे चाहते हुए या ना चाहते हुए हर वक्त आ रहे हैं, तो ये एक्टिवेट रहती है, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंड द सेकंड, जो कि बहुत कम लोग बोलते हैं और बताते हैं और लिखते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, न्यूट्रोफिल किसके अगेंस्ट काम कर रहे थे? एक्यूट इन्फेक्शंस। लिम्फोसाइट वर्क अगेंस्ट क्रॉनिक इन्फेक्शंस। Yes, yes, yes. Very important function of lymphocytes. So what is the second function of the lymphocyte? Yes, they help the body in chronic infections. जितने कल acute diseases के नाम लिए थे ना, उन्हीं को चेंज करके साथ chronic लगा देना, वो सब chronic बन जाएंगे। अच्छा, एक ऐसी डिजीज जिसके नाम के साथ chronic नहीं लगता, लेकिन जो कि chronic होती है, हमेशा याद रखिएगा, और infectious भी होती है, that is tuberculosis. जो टीबी जिसको कॉमन जबान में बोलते हैं, पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। आप सबके राइट बाजू के टॉप पे एक निशान बना हुआ है वैक्सीनेशन का, दैट इज बीसीजी वैक्सीनेशन, गिवन फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस, फॉर टीबी के लिए लगती है। सो पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन, बहुत प्रेवलेंट डिजीज है, तो इस वजह से इसकी बात करना जरूरी है। दैट इज अ क्रॉनिक डिजीज। जो टीबी का मरीज आता है वो ऐसे नहीं आता कि कल ठीक था और आज आ जाता है, वो कहता है 3-4 हफ्ते से खांसी नहीं ठीक हो रही है, बहुत डिफरेंट किस्म की मेडिसिन ली है, सिरप पी लिए हैं, खांसी रिकवर नहीं कर रही, और रात के वक्त बुखार हो जाता है जो कि सुबह ठीक हो जाता है। ये दो बड़ी चीफ खाली खांसी होना नहीं, साथ इसकी जो नाइट फीवर है ना, जो रात के वक्त नॉक्टर्नल फीवर कहते हैं इसे, ये रात के वक्त ये कंप्लेंट्स होती हैं उसकी। तो ऐसे बंदे का हम टेस्ट करवाते हैं कंफर्मेशन के लिए ट्यूबरकुलोसिस का, एंड यूजुअली इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। उसके फिर आगे प्रॉपर ट्रीटमेंट है, 3 मंथ्स 6 मंथ्स, डिफरेंट रिजीम है हमारे पास, हम उसको फॉलो करते हैं। लेकिन उस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कौन से WBCs का नंबर ज्यादा हो रहा होगा? लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट का फंक्शन क्या है? फेगोसाइटोसिस। हाँ, याद रखना, monocyte has no function till it is circulating in the blood. Monocyte has no, it may come strange to some of you, but remember this, monocyte performs no function till it is circulating in the blood, but when it enters in a tissue, या इसको ये कह लो, when it leaves the blood vessel, तो ब्लड वेसल को जैसे ही लीव करती है, इट बिकम अ मैक्रोफेज, एंड देन मैक्रोफेज डज दैट फंक्शन ऑफ, जो भी आपने बोला, फेगोसाइटोसिस। So what is the function of monocyte? To convert into macrophage whenever it leaves the blood vessel, and when it is converted into macrophage, then macrophage starts the function of phagocytosis. तो अगला क्वेश्चन जो बड़ा पर्टिनेंट जहन में आना चाहिए, वैसे हमेशा माशाल्लाह मेरे ही जहन में आ रहा होता है ये पढ़ाते हुए, आई होप कि कभी आप लोगों के जहन में भी, मैं अक्सर बोल भी रहा होता हूं, तो क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ पे? तो उसमें से कुछ ऐसे करे होते, बोलना नहीं मुंह से क्योंकि आ कुछ नहीं रहा होता जहन में।
मैक्रोफेज, जब मोनोसाइट मैक्रोफेज बनता है तो सबसे पहली जो चेंज आती है वो इसके साइज में आती है। क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है कि सर क्या चेंजेस आती हैं कि मैक्रोफेज बनता है, हमें कैसे पता चले? एक तो लोकेशन हो गई, मोनोसाइट ब्लड में है, मैक्रोफेज टिश्यू के अंदर है, या शायद इंटरस्टिशियल स्पेस में होगा। और क्या चेंज है? साइज। मोनोसाइट का साइज बहुत छोटा होता है इसके मुकाबले में। मैं जस्ट हाइपोथेटिकली बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। अगर ये मोनोसाइट है तो इसके मुकाबले में मैक्रोफेज का साइज कुछ इतना होता है, बहुत ह्यूज हो जाता है। और एक ऑर्गेनेली जो कि मोनोसाइट में बहुत कम होती है और मैक्रोफेज में बहुत ह्यूज हो जाती है, जिसने फैगोसाइटोसिस करवाना है, लाइसोसोम्स। इनका नंबर बहुत रैपिडली इंक्रीज हो जाता है और यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से मैक्रोफेज का साइज बहुत बढ़ जाता है। एंड गेस व्हाट, और फैगोसाइटोसिस कौन करवाता था? कौन सा सेल था? न्यूट्रोफिल था। What is the difference? This is a Viva question. What is the difference in phagocytosis of neutrophil and macrophage? Macrophage, they do the phagocytosis on quite a good scale, on a huge scale. The strength of phagocytosis of macrophage is much more than the strength of phagocytosis of the neutrophils. Always remember that. बात समझ आ रही है? अगर आपसे कोई पूछे कि ज्यादा अच्छी फैगोसाइटोसिस कौन करता है, तो आप हमेशा क्या आंसर देंगे? इट इज ऑलवेज मैक्रोफेज। इज शी ऑल राइट? इज शी ऑल राइट? तबीयत नहीं ठीक इनकी? अगर ये हॉस्टलाइट है तो ये चले जाएं। ओके बेटे, अगर किसी की तबीयत ठीक ना हो तो प्लीज इन्फॉर्म मी बिफोर हैंड, यू कैन लीव द हॉल, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, अब मैं आपको ये बात बता रहा था कि फैगोसाइटोसिस की बात कर रहे थे हम, मैक्रोफेज से रिलेटेड, कि फैगोसाइटोसिस कैसे करता है, कितना स्ट्रॉन्ग करता है। समवेयर इट इज रिटन इन द बुक, द स्ट्रेंथ ऑफ फैगोसाइटोसिस ऑफ मैक्रोफेज इज 5 टाइम्स मोर देन द न्यूट्रोफिल्स। ये मैं वैल्यू वो बता रहा हूं जो बुक में लिखी हुई। अच्छा, मैं जब भी कोई वैल्यू बोलूं ना यहाँ पे, तो मेरी आदत है कि मैं साथ रेफरेंस जरूर दूंगा आपको, और अगर मैं रेफरेंस नहीं दे रहा ना, तो आप डू आस्क मी दैट कि सर इज इट बुक रिटन समथिंग, क्योंकि कभी कभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए खुद से और मैं बोल देता हूं कि ये बुक में कहीं नहीं लिखा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। ये दोनों बातें मैं आपको क्लियर करता रहता हूं, लेकिन कभी हो सकता है इज अ ह्यूमन एरर, मुझसे कहीं मिस हो जाए, तो डू आस्क मी कि सर ये जो वैल्यूज आपने बताई, इट इज समवेयर रिटन इन द बुक, इट इज ऑफिशियल, ऑथेंटिक, और इट इज जस्ट फॉर क्लियरिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। ओके, अच्छा, अब अगली इंपॉर्टेंट बात, मोनोसाइट और मैक्रोफेज हमारी बॉडी में मिलके एक बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, दोनों मिलके कर रहे हैं। वो बहुत इंटरेस्टिंग काम है और वो पूरा सिस्टम बना रहे हैं। उस सिस्टम का पहले मैं आसान नाम लिखता हूं, फिर मैं वो लिखता हूं जो आपके क्वेश्चंस में आता है। उस सिस्टम को कहते हैं मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम। ये तो आसान नाम हो गया इसका। द अदर नेम इज रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम। बोथ आर द नेम ऑफ द सेम सिस्टम। आपको दोनों कहीं भी लिखे मिले, वैसे यूजुअली मैंने मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम का वर्ड एग्जाम में बहुत कम यूज होते देखा है। ज्यादातर जो मैंने वर्ड यूज होते देखा है, दैट इज रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम। और ये वर्ड इसलिए ज्यादा यूज होता है क्योंकि ये डायरेक्टली इतना कुछ बता नहीं रहा, इससे कुछ नॉलेज नहीं आ रहा, ये जरा थोड़ा डॉजिंग वर्ड है, तो इसलिए ये एग्जाम में ज्यादा यूज किया जाता है कि आपको चेक करने के लिए कि वेदर यू आर ऑन द राइट पाथ ऑन व्हाइल यू आर आंसरिंग इट और नॉट। ओके, अब इस सिस्टम की पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे दूं, फिर समझना बहुत आसान हो जाएगा। मेरी तरफ देखना है सबने, ये 2 मिनट की मेरी टॉक आपने सुननी है, तो आपको सिस्टम क्लियर हो जाएगा कि है क्या, इसे बला क्या, काम कैसे कर रहा है। मोनोसाइट ब्लड में जब वो निकलते हैं टिश्यू से तो क्या बन जाते हैं? मैक्रोफेज बन जाते हैं, और मैक्रोफेज जाके अपना काम करता है। वी आर वेरी क्लियर विद दिस। कभी कभी क्या होता है कि मोनोसाइट ब्लड कैपिलरी से निकल आता है और निकल के टिश्यू के पास पहुंच भी जाता है, लेकिन प्रॉपर मैक्रोफेज में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं है वहां। ये गौर से समझनी है बात। मतलब आपके जहन में क्वेश्चन है कि सर व्हाई द मोनोसाइट इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू मैक्रोफेज? द रीजन इज दैट इट हैज रीच्ड अ टिश्यू, बट देयर इज नो नीड ऑफ फैगोसाइटोसिस देयर, there is no damage there, there is no infection there. So in that case, that monocyte, just for example, this is a normal human cell and मैं ग्रीन में ड्रॉ करता हूं, और ये एक मोनोसाइट आ रहा है, तो वो आके बिल्कुल इसके साथ आके ऐसे जस्ट इट्स बाइंड टू इट एंड जस्ट रिमेन देयर डोरमेंट, नो फंक्शन। बात समझ आ रही है? मोनोसाइट ही है, अभी मैक्रोफेज नहीं बना है, ब्लड कैपिलरी को छोड़ चुका है,
लेकिन कोई लाइसोसोम इसमें इंक्रीज नहीं हुए कुछ, और उसकी मैंने रीजन बताई क्यों नहीं हुए। देयर इज नो इन्फेक्शन, नो प्रॉब्लम, तो वो टिश्यू के पास आके आराम से रेस्ट, डूइंग नथिंग। ओके, सडनली इफ दैट पर्टिकुलर टिश्यू बिकम्स इन्फ्लेम्ड, और अब इन्फ्लेमेशन की भी बात करते हैं, इफ बिकम्स डिजीज्ड, देन इट इज एक्टिवेटेड, क्योंकि साथ ही पड़ा हुआ है। ये मोनोस आपके जहन में आया कि सर ये जरूरत ही क्या पड़ी कि इसको आके आराम से ब्लड में करता रहता है, ये जरूरत पड़ी, टाइम कम लगेगा कि अब खुदा ना खास्ता अगर ये टिश्यू इन्फ्लेम्ड हो गया तो इसको बचाने के लिए अल्लाह ताला ने वहीं पे मोनोसाइट साथ ही रखे हुए जो उसी वक्त कन्वर्ट होते हैं किसमें, मैक्रोफेज के अंदर, और वो साथ ही फैगोसाइटोसिस। इसका ये मतलब नहीं है कि जो सराउंडिंग ब्लड कैपिलरी है उससे मजीद मोनोसाइट नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन उनको कुछ टाइम लगेगा पहुंचने में मैक्रोफेज बन के, तो वो टाइम ये बचा लेते हैं। तो ये जो दोनों मिल रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो सिस्टम बना रहे हैं टिश्यू के साथ रह के, इस सिस्टम को क्या कहते हैं, मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इतना सा डिफरेंस है। अब बात समझ आ रही है आपको कि ये सिस्टम हमारी बॉडी में जिन जिन ऑर्गन के साथ, जिन जिन टिश्यूज में ये काम कर रहा है, तो सोचो हमें कितना फायदा है वहां पे कि खुदा ना खास्ता वहां पे अगर इंफेक्शन या कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो फौरी तौर पे वहीं पे उसी का मोनोसाइट वहीं पे मैक्रोफेज बना के वहीं पे हमें बचा लेगा, हमारे उस सिस्टम को तबाह नहीं होने देगा। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अभी मैं आपको वो लोकेशन बताता हूं, ये हर बॉडी में हर जगह पे नहीं है ये सिस्टम, ये भी मैं क्लियर कर दूं, हर टिश्यू के साथ नहीं है, ये अल्लाह ताला ने उन टिश्यूज के साथ रखा है। ये अल्लाह ने हमें इनकी इंपॉर्टेंस भी बताई है कि वो टिश्यूज हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। मैं अभी उन ऑर्गन के नाम लिखता हूं तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि यार ये वाकई यहां पे तो बनता था होना। ह्यूमन ब्रेन बनता है कि नहीं, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदा ना खास्ता कोई डैमेज है, ह्यूमन ब्रेन तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता भाई, बिल्कुल भी कोई चक्कर ही नहीं है। अल्लाह ताला ने जो इतनी सख्त किस्म के ऊपर स्कल दी हुई है, इतनी सख्त बॉडी में बोन जो है शायद किसी और जगह प्रोवाइड नहीं की गई, जिसको कवर किया गया अंदर ऑर्गन को। फीमर बहुत स्ट्रांग है, ह्यूमरस स्ट्रांग है, लेकिन इनके अंदर कोई ऑर्गन कवर्ड नहीं है, इनके बाहर है मसल्स, लेकिन ये ऐसी बोन दी गई है जिसके अंदर छुपाया गया ब्रेन को, क्योंकि ये इतना नाजुक और इतना सेंसिटिव पार्ट। और यहां पे यस, दिस सिस्टम वर्क्स वेरी वेल ब्रेन में। अभी मैं नाम भी लिखता हूं, इनमें सेल्स के नाम भी हैं, वो मैं बाद में बताता हूं, पहले लोकेशन। लिवर, लिवर तो हमारी बॉडी के ना वो है एक किस्म का, कह दो उसको कि वो क्रिबरी फॉर्म प्लेट है, वो जिसको छाननी नहीं कहते, जब हम स्टेनर वो यूज होता है जी चाय बनाते हुए भी, ये बिल्कुल वैसे ही है। ये फिल्टर है हमारी बॉडी, इसने हमारे ब्लड को क्लीन करना है, हमारी बॉडी को क्लीन करना है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिमूव करने हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन का हाउस है। तो डेफिनेटली बात है कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत आ सकते हैं, अगर ये इतना काम कर रहा है तो यहाँ पे ये काम चलेगा। स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है यहाँ पे, ये रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स। स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स डील विद द लिम्फोसाइट्स। स्प्लीन के पास सारे के सारे सेल्स पहुंच रहे हैं, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, तो पता नहीं क्या कुछ निकला है अंदर से, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है। स्किन, वेरी इंपॉर्टेंट। स्किन एक्चुअली, स्किन इज द फर्स्ट बैरियर टू एनीथिंग कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू इनसाइड। स्किन एक ऐसा पहला बैरियर है कि जो सबसे पहले, इवन देखो मेरी बात सुनो, हमारे आंखों में कभी अचानक लाइट भी पड़े तो हमारा सडन रिफ्लेक्स क्या होता है, मतलब हम आंखों के सामने भी अपनी स्किन को ले आते हैं कि हम कहते हैं यार ये हमारा डिफेंस करेगी, ये हमें रोक लेगी, ये प्रॉब्लम को बचा लेगी, और ऐसा है भी। व्हाट इज द रूल, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी में एंटर होगा, रूल क्या है। एक तो ये जो हमारे नेचुरल ओपनिंग्स हैं, माउथ है, आईज है, नोज है, एक तो यहाँ इनसे चला जाए, और दूसरा रूल क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे स्किन के पोर से साइज में छोटा होगा, इट मे एंटर। वो कुछ बीमारियां होती हैं, स्पेशली स्किन रिलेटेड डिजीजेस होती हैं जो टच करके हो जाती हैं, वो टच करके क्या रूल क्या है पीछे उसका, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाता है। तो इसका मतलब है स्किन एक बड़ा इंपॉर्टेंट बैरियर है, तो वो ये डेली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डील करता है। इट नीड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम। अच्छा यहां पे कुछ नाम, अच्छा मैं पांचवा लिख दूं उसके बाद मैं नाम बताता हूं। लंग्स, फ्रॉम वेयर यू रेस्पायर, वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम हियर। ओके,
इन लिवर द मैक्रोफेज, अब गौर से मेरी लाइन सुनो क्या बोल रहा हूं। इन लिवर द मैक्रोफेजेस ऑफ रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम आर कॉल्ड एज कफर सेल्स। इसमें पी साइलेंट होता है, कफर सेल्स बोलते हैं इनको। सो अगर आपसे आज के बाद कोई पूछे व्हाट आर कफर सेल्स, हाउ विल यू आंसर दैट? These are the macrophages of the reticuloendothelial system of the liver। अगर कफर का नाम आया तो अब आपको ऑर्गन भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब खाली मैक्रोफेज कह के रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम की बात करके जान नहीं छूटेगी, क्योंकि अब आपको लोकेशन भी बतानी है, ये नाम यहीं पे यूज होता है। और अब आपसे अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कफर सेल्स? फैगोसाइटोसिस। सिंपल, अगर आपको पता है वो मैक्रोफेजेस हैं, then I think it's not a rocket science to answer the function of this macrophage. In skin, these macrophages are called as histiocytes. Histiocytes. Histio sites. Histiocytes. Again same, the macrophage of the reticuloendothelial system of the skin are called as histiocytes. ओके यहां पे स्प्लीन और लिम्फ नोड में हम इनको कोई खास नाम नहीं देते। हाँ, यहां पे लंग्स में हम इनको कहते हैं एल्वियुलर मैक्रोफेजेस, बस इतना नाम लगा देते हैं। एल्वियुलर मैक्रोफेजेस, लोकेशन बताने के लिए कि ये लंग्स में कहां पे मिलेंगे हमें। अब एक बात याद रखना, कहीं ना मिक्स ना कर देना, मुझे डर है कि कहीं आप लोग एक गलत ना कर दो। These Kupffer cell or histiocyte or alveolar macrophages or the macrophages in brain, macrophages in spleen and lymph tissues, these are not the ordinary macrophages. These are the macrophages of the reticuloendothelial system. तो इससे अगला knowledge क्या मिला? All the macrophages are not the part of reticuloendothelial system. There are some very specific macrophages and monocytes which are the part of this system. Other ones are where? These are the monocytes are circulating in the blood, and whenever they are needed, they will come out of the blood vessel, become macrophage. As simple as that. Those monocytes and macrophages are not part of reticuloendothelial system. Only these are the one जो कि ऑलरेडी स्कीज आउट करके एक टिश्यू के साथ मोनोसाइट हाइबरनेशन की लाइफ गुजार रहा था, और जब उसकी जरूरत पड़ी तो एक्टिवेट होकर क्या बन गया? मैक्रोफेज बन गया। एम आई क्लियर विद दिस सिस्टम? आई होप कि अब ये कॉन्सेप्ट खराब नहीं होना चाहिए आप लोगों का। ओके यस, जो जरूरत पड़ने पे आते हैं, जो कि ब्लड से मोनोसाइट निकला जब जरूरत पड़ी, और वो मोनोसाइट मैक्रोफेज में कन्वर्ट हुआ, और वो मैक्रोफेज मूव करता हुआ पहुंचा टिश्यू तक। वो रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो जरूरत के हिसाब से पहुंचे हैं। ये यहां पर ही पड़ा हुआ था, ये इसी का पार्ट था, ये यही रहता था।